तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल राहुल सर गोंडा पर। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परमेय, इन सभी टॉपिक पर, इन सभी चैप्टर्स पर अलग अलग वीडियो में इसकी अवधारणा को समझा, इसके कॉन्सेप्ट को समझा, इसकी परिभाषाएं देखी, कुछ उदाहरण भी मैंने आपको सॉल्व कराए। उसी चैप्टर के आगे अब ये आपके प्रश्नोत्तरी का वीडियो होगा जिसमें आपके प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को हल कराऊंगा। सारे प्रश्नों को कवर कर लिया जाएगा, यानी जो आपका चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 है, उन सभी चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चन बनने की गुंजाइश है, जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, उसकी ये जो पहली श्रृंखला है, ये जो पहला वीडियो है, उसमें मैं 10 प्रश्नों को लेके आया हूं। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को और सॉल्व करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है प्राकृतिक संख्या से लेके है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में प्राकृतिक संख्या का समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी इसमें 4 समुच्चय लिखे गए हैं, 4 सेट्स लिखे गए हैं। इनमें में से आपको बताना है कि कौन सा प्राकृतिक संख्या है। पहला देखिए, पहला ऑप्शन। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या है। इसीलिए बच्चों, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, इन सभी की अवधारणा की जो वीडियो है मैंने पहले सॉल्व करा दिया है। जिन लोगों ने अभी तक उसको ना देखा हो, इधर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले जाइए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करिए। पहला क्वेश्चन, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चली जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, पहला ऑप्शन जो है, इसमें 1 से लेकर अनंत तक तो है, लेकिन इसमें 0 भी ऐड है। क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? तो जिन लोगों ने पढ़ा है हमसे, उनको पता है कि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, इसीलिए हमारा पहला ऑप्शन गलत हो रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसमें 0 भी है और माइनस की भी संख्याएं हैं। बताइए, और एक बात, अगर ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय नहीं है तो क्या है? जहां प्राकृतिक संख्याओं में 0 भी सम्मिलित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यह एक पूर्ण संख्या का समुच्चय होगा। दूसरा, इसमें पूर्ण संख्या भी है और ऋणात्मक भी है, धनात्मक भी है और 0 भी है। यह भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, तो ये क्या होगा? ये एक पूर्णांक का समुच्चय होगा, ये पूर्णांक कहलाएगा। चौथा ऑप्शन देखिए, इसमें सभी संख्याएं अंश और हर के रूप में लिखी हुई हैं। तो P/Q के फॉर्म में किसे लिखा जाता है? तो परमेय संख्याओं को लिखा जाता है। तो ये परमेय संख्याओं का समुच्चय है, ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या कभी अंश और हर में बटे में नहीं लिखा रहेगा। तीसरा जो C ऑप्शन है, 1 से लेके अनंत तक जा रहा है, यानी जो C ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो C ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया है? -18 का योज्य प्रतिलोम बताना है। क्या बताना है? योज्य प्रतिलोम। इसके पहले वाले वीडियो में योज्य प्रतिलोम मैंने आपको पढ़ाया, समझाया। अब बताइए योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है, यदि कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए A, तो इसमें क्या जोड़ दें कि हमें 0 प्राप्त हो जाए। A में क्या जोड़ें कि हमें 0 प्राप्त हो जाए? तो A में अगर -A को जोड़ा जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि A का योज्य प्रतिलोम -A होगा। A का योज्य प्रतिलोम -A होगा। इसी प्रकार -18 में क्या जोड़ें कि हमें योगफल 0 प्राप्त हो? तो -18 में +18 जोड़ने पे हमें योगफल 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि -18 का योज्य प्रतिलोम 18 होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ऐसे आप लिख देंगे, -18 का योज्य प्रतिलोम
योज्य प्रतिलोम 18 प्लस का 18 होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। कोई भी ऐसी संख्या जिसका चिन्ह बदल कर लिख दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, वो उस संख्या का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। यदि माइनस है तो उसको प्लस में लिख देंगे, यदि प्लस है तो उसको माइनस में लिख दिया जाएगा, तो वो उस संख्या का योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 5 का योज्य प्रतिलोम -5 हो जाएगा। x का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, x का योज्य प्रतिलोम -x हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को योज्य प्रतिलोम समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अब तीसरे नंबर प्रश्न पर। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। इसमें आपको गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। इसमें योज्य प्रतिलोम पूछा था, इसमें गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, कोई भी ऐसी संख्या जिसमें उस संख्या को गुणा करने पे हमें गुणनफल 1 प्राप्त हो तो उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। मान लीजिए कोई संख्या a लिख दिया गया, इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है हमें, तो हमें गुणात्मक प्रतिलोम में हमेशा गुणनफल 1 प्राप्त होता है। इसीलिए किससे गुणा करें कि 1 आ जाए, तो 1/a से गुणा करेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा और हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/a होगा। तो क्या पूछा गया इसमें, -5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, आपको यही बताना है। अब बताइए -5/7 में हम किससे गुणा कर दें कि हमें गुणनफल 1 प्राप्त हो, तो आप कुछ नहीं करना है, चिन्ह जो यहाँ पे लगा है वही चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा और संख्या को बस पलट देंगे, तो माइनस का हो जाएगा 7/5, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, 5 से 5 कट गया, आपको गुणनफल 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं -5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम -7/5 होगा। आप ध्यान से देखिए और इसको समझने का प्रयास करें। यदि पूछ लिया जाए 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो आप कह देंगे 3/2 होगा। क्यों? क्योंकि 2 से 2 और 3 से 3 कैंसिल होके हमें गुणनफल क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 हो जाएगा। यदि पूछ लिया जाए -1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो क्या हो जाएगा, -2/1। अंश हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है, चिन्ह वही का वही रहता है। तो 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हमें 1 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार ये रहा आपका गुणात्मक प्रतिलोम। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। तो आइए बच्चों अब देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है, तो प्रश्न नंबर 4 में आपके पूर्ववर्ती संख्या पूछी गई है। आप सभी ने पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती इन सभी संख्याओं को पढ़ चुका है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4x + 7 की पूर्ववर्ती संख्या। सबसे पहले तो आप जानिए कि पूर्ववर्ती संख्या होती क्या है। पूर्ववर्ती संख्या ऐसी संख्या जिसमें 1 घटा दिया जाए तो वो उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। सिंपल सा समझिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 5 है, अगर 5 की पूर्ववर्ती संख्या पूछ ली जाए तो 5 - 1 यानी कि 4 होगा। तो 5 की पूर्ववर्ती यानी किसी भी संख्या के जो जस्ट पहले संख्या आती है उसे ही हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती क्या होती है, तो किसी भी संख्या में जब हम 1 प्लस कर देंगे, यानी 5 में जब 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये इस संख्या की उत्तरवर्ती संख्या कहलाएगी। 5 के बाद 6 और 5 के पहले 4, ये इसकी कौन सी संख्या हो गई, तो ये पूर्ववर्ती
और 1 जब जोड़ दिया गया तो ये उत्तरवर्ती। अब उत्तरवर्ती और कहीं कहीं आपको अनुवर्ती भी लिखा मिलेगा, अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती संख्या। तो समझ गए, अगर पूर्ववर्ती पूछेगा तो हमें 1 माइनस करना है और अगर उत्तरवर्ती पूछेगा तो हमें 1 प्लस करना है। तो अब आते हैं प्रश्न पे कि 4x + 7 की पूर्ववर्ती संख्या बतानी है, यानी क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे तो -1 और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 4x और 7 - 1 तो प्लस का 6 आएगा। यानी 4x + 7 की जो पूर्ववर्ती संख्या होगी वो 4x + 6 होगी। तो इस प्रकार ये आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं अब 5वें नंबर प्रश्न पर। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, दो पूर्णांकों का योग। सबसे पहले इसमें पूर्णांक आया, आप सभी को पता होना चाहिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक यानी कि जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 और ऋणात्मक संख्याओं को ऐड कर लिया जाता है, सम्मिलित कर लिया जाता है, तो वो क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाते हैं। तो दो पूर्णांक हैं यहाँ पे जिनका योग कितना है, 54 है। आइए देखते हैं, जो प्रश्न कह रहा है बस वही करते चलिए, वही लिखते चलिए। दो पूर्णांक क्या है, 54 है। दो पूर्णांकों का योग 54 है, यानी a + b, समझ लीजिए a पहला पूर्णांक है, b दूसरा पूर्णांक है और इनको जोड़ा जाता है तो 54 आता है। आगे पढ़ते हैं, यदि उनमें से एक संख्या -27 है। अब इनमें से कोई एक संख्या दी गई है तो मान लेते हैं कि जो b है वो है -27। जो b है वो -27 प्रश्न में दिया गया है। तो हमें दूसरी संख्या बतानी है, यानी a का मान निकाल लीजिए तो हमें आंसर पता चल जाएगा। तो b की जगह पे -27 अगर रखें बराबर 54, तो a का मान निकालिए तो 54 और -27 उधर जाएगा तो ये प्लस का 27 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, 7 × 4 = 11, 5 × 2 = 7 और 1 = 8। तो कितना आ गया, 81 आ गया। अब देखिए क्या आपका उत्तर सही आया है या गलत, कैसे पता करेंगे। तो दो पूर्णांकों का योग 54 आया है, तो 54 आना चाहिए। एक पूर्णांक हमारा 81 है और दूसरा -27, इनको जोड़ने पे हमें 54 प्राप्त होना चाहिए। आइए देखते हैं, तो a + b ये दो पूर्णांक हो गए, इनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 54। अब हमें पता है a की वैल्यू कितनी, 81, प्लस करना है b की वैल्यू कितनी है, -27, कितना इधर 54। यहाँ 81 और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस और इधर राइट हैंड साइड में 54 है। जब इसको इसमें घटाएंगे तो 54 आएगा और यहाँ भी 54, यानी LHS बराबर RHS, इसीलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, 0 तथा 1 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब 0 और 1 है, ठीक है, यानी दो परिमेय संख्याएं हैं और उनके बीच में हमें कोई एक परिमेय संख्या बतानी है। क्वेश्चन नंबर ये 6 है आपका, ये हो गया 0 और यहाँ आ गया 1। इनके बीच में कोई एक संख्या आपको बतानी है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, दोनों संख्याओं का योग करके उनका आधा कर दीजिए तो हमें बीच की संख्या पता चल जाएगी। कैसे, दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या है, बीच की संख्या निकालने के लिए a + b/2 यही करते हैं, जहां a क्या हो जाएगा 0 प्लस b क्या हो जाएगा 1/2। 0 में 1 ऐड करेंगे 1 और बटे में 2, यानी 1/2, ये हो जाएगी बीच की संख्या। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 तथा 1 के बीच की परिमेय संख्या क्या है, 1/2 है। एक चीज और ध्यान रखिए,
दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। यदि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें संख्याएं निकालने के लिए कह दिया जाए तो उसमें कितनी संख्याएं निकाल सकते हैं? तो उसमें अनंत संख्याएं निकाली जा सकती हैं। कैसे? अभी आप सोचें कि इनके बीच में और क्या निकाला जा सकता है। तो अब इनके भी बीच में यहाँ पे भी एक संख्या आएगी, कोई भी संख्या आएगी, यहाँ पे भी कोई संख्या आएगी, इनके बीच में निकाला जाएगा, यहाँ पे भी कोई संख्या आएगी, फिर इनके बीच में निकाला जाएगा, यहाँ पे भी कोई संख्या आएगी। जैसे 1/2 और 1 के बीच में निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो 1/2 प्लस करेंगे 1 को और गुणे में 1/2 या फिर 2 से भाग, कुछ भी कह दें। अब इनका जब ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 3/2 और जब इनका आप गुणा करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 और 1 के बीच में कौन सी संख्या आ गई? 3/4। अब आप इनके बीच का भी संख्या निकाल सकते हैं, इनके बीच का भी संख्या निकाल सकते हैं। इसीलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहा 1/2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको एक ही तरह दिखेगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया था? परिमेय संख्या निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? -1 तथा 1 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं? कितनी पूर्ण संख्याएं, ना कि परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या कह देता तो अनंत हो जाती, लेकिन पूर्ण संख्या हमसे पूछा गया है। आप बताइए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 1 और -1, अब -1 कहाँ होगा? 0 के पहले जितनी भी संख्याएं लिखी होती हैं वो सभी ऋणात्मक होती हैं, आप सभी को पता है। तो ये -1, -2, -3 ऐसे चलते हुए चला जाता है। पूछा क्या गया है आपसे? -1 तथा 1 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो बताइए आपको -1 और 1 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं दिख रही हैं? तो सिर्फ 1 दिख रहा है, वो भी क्या है? 0 है। तो 0 एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए आपका आंसर 1 होगा। केवल 0 ही वह संख्या है जो -1 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 19 डिग्री सेल्सियस था। कोई एक जगह है जहाँ पे 12 बजे 19 डिग्री सेल्सियस तापमान था। कितने बजे? 12 बजे। ठीक है, आगे तथा रात्रि में 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया 19 डिग्री। उसके बाद रात में टेम्परेचर डाउन हुआ, 0 हुआ और 0 से कम होके 2 हो गया, 2 डिग्री हो गया। अब 0 से जब 2 डिग्री कम हो गया यानी कि ये माइनस में चला गया। टेम्परेचर कितना चला गया? माइनस में चला गया। तो क्या पूछा गया है? तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब परिवर्तन क्या होता है कि तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन हुआ, हमें यही बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो 19 से 0 आया, ये 19 डिग्री। उसके बाद 0 से 2 डिग्री कम हुआ तो ये 2 डिग्री और। ठीक है, यानी कि 19 और 2 21 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन हुआ। कितना? 21 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन हुआ। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में भाग दीजिए तथा भागफल और शेषफल की जांच करना है। भाग किसको देना है? 777 को 20 से भाग करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है 777 भागे 20। इसको भाग करना है और उत्तर की जांच भी करनी है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले 777 को आप भाग कीजिए 20 से। 20 × 60 3 बार जाएगा पहले, ये 7 और यहाँ पे 17, फिर 7 उतार देंगे। अब ये 8 बार जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 160।
घटाएंगे 7 और यहाँ पे 1 बचेगा, यानी शेषफल कितना आ गया 17। अब ध्यान दीजिए, ये तो हमारा शेषफल हो गया और ये भागफल हो गया। जिससे भाग करते हैं उसे भाजक कहते हैं और जिसमें भाग करते हैं उसे भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। तो भाज्य कितना है 777, भाजक 20, भागफल 38 तथा शेषफल कितना है 17। उत्तर की जांच कैसे करते हैं? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब ये क्या है? ये फार्मूला किस तरह काम करता है? देखिए, जो भाज्य होगा वो बराबर होगा भाजक का गुणा जब भागफल में करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे। कैसे? अगर ये दोनों बराबर आ जाता है तो समझ लीजिए हमारा उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो भाज्य कितना है? भाज्य की जगह पे 777 लिख दिया। भाजक कितना है? भाजक 20 गुणे भागफल, भागफल 38 है, प्लस शेषफल यानी कि 17। इधर LHS 777 ऐसे लिखा रहने दीजिए, इनका गुणा करिए कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 760। कितना आ जाएगा? 760 प्लस 17। LHS 777 है, इसको जब जोड़ेंगे तो ये भी 777 आ जाएगा। यानी कि आप देख पा रहे होंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, इसीलिए आपका ये जो भाग है वो बिल्कुल सही है। ये हो गई उत्तर की जांच। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा मृत्यु 348 ईसा पूर्व में हुआ, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। अब ये ईसा पूर्व क्या है? आपने ईसवी सुना, ईसवी, और एक होता है ईसा पूर्व। क्या होता है? ईसा पूर्व। यानी जो बीच में होगा वो क्या होगा? 0 शताब्दी होगा। इसके पहले ईसा पूर्व चलेगा, इधर ईसवी, जैसे 1 ईसवी, 2 ईसवी, 3 ईसवी, 4, 5, अभी क्या चल रहा है? 2024 ईसवी बोलते हैं। फिर इधर 1 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व, 3 ईसा पूर्व, 4 ईसा पूर्व, ऐसे क्या दिया गया है? तो आप बताइए, इधर से जब चलेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? 348, फिर 429, तो यहाँ पे 348 ईसा पूर्व और ये 429 ईसा पूर्व। ठीक है, अब हमें बताना क्या है? इनकी आयु बतानी है। तो ये कब पैदा हुए? 429 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, ये जन्म हुआ, और मृत्यु कब हुई? 348 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। तो बस हमें इसमें घटा देना है तो इनकी आयु हमें पता चल जाएगी। 9 में से 8 गया 1, 12 में से 4 गया 8, यानी जो उनकी उम्र थी वो क्या थी? इसलिए आयु कितनी? 81 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, तो प्लेटो का जो आयु निकल के आया कितना? 81 वर्ष आ गया। तो बच्चों, इस प्रकार आपके ये 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में इसी चैप्टर पर आधारित और अच्छे प्रश्नों को लेके आएंगे और आपके बीच में रखेंगे और उसे सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।